तक्षशिला गुरुकुल के बाहर राजकुमार पब्बत शकुंतला का पीछा कर रहा था। वहीं शकुंतला अपने पति मन्नादेव और पुत्र चंद्रगुप्त के ख्यालों में खोई हुई आगे बढ़ी जा रही थी। उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तक्षशिला से कुछ दूर आगे निकल चुकी थी और एक गांव को पार करने के बाद एक छोटे से जंगल से गुजर रही थी। रास्ता पथरीला था, इसलिए घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। अचानक उसका ध्यान घनी झाड़ियों के बीच बने घोंसले पर गया, जिसमें 5-6 अंडे थे। वो अंडे तीतर पक्षी के थे। वहीं एक जहरीला सर्प घात लगाए धीरे धीरे उस घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। यह देख शकुंतला मन ही मन सोचती हुई बोली, अगर इस सर्प का उपाय ना किया गया तो वो सभी अंडों को निकल जाएगा। वो तुरंत ही घोड़े से उतरी और रास्ते से एक पत्थर उठा सर्प की तरफ फेंका। सर्प चौंकन्ना हो गया। शकुंतला ने लगातार 2-3 पत्थर सांप की तरफ उछाले। हमले के डर से सर्प तेजी से वापस अपने बिल की तरफ भाग गया। अंडों को सकुशल देख शकुंतला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, आज तो मैंने इन अंडों को बचा लिया, लेकिन कब तक? वो सर्प तो पुनः वापस अवश्य आएगा। ये सोचते हुए अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। उसे चंद्रगुप्त याद आने लगा। उसे लगने लगा कि चंद्रगुप्त की स्थिति भी तो इन अंडों की तरह है, जो मगध में सैकड़ों सर्पों से घिरा है। वो वापस घोड़े पर आकर बैठ गई। चंद्रगुप्त का ख्याल आते ही उसने घोड़े को जोर से भगाना शुरू किया। घोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके पैर में लोहे की एक कील जा चुभी और वो दर्द से छटपटाने लगा। जब शकुंतला उस सर्प को भगाने घोड़े से उतरी थी तो पब्बत ने चुपके से रास्ते में लोहे की कील बिखेर दी थी। घोड़े के उछलने के कारण शकुंतला का भी संतुलन बिगड़ गया। उसने घोड़े को संभालने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। वो घोड़े से गिरने वाली ही थी कि तभी वहां छुपकर बैठा पब्बत उसके सामने आ गया और उसे गिरने से बचा लिया। उसने शकुंतला को संभाल कर जमीन पर खड़ा किया और घोड़े को काबू करने की कोशिश करने लगा। वो बड़े प्यार से घोड़े को सहला रहा था। ये देख शकुंतला को चंद्रगुप्त की याद आ गई। उसे भी घोड़े से बहुत प्रेम था। शकुंतला उसकी तरफ देखते हुए बोली, धन्यवाद पुत्र, तुमने आज मुझे बचा लिया, अन्यथा पथरीले रास्ते पर गिरने के बाद पता नहीं क्या होता। पब्बत मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद कैसा माते, ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? शकुंतला बोली, हां पुत्र, मेरी ही गलती थी। मैं अपने पुत्र के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए घोड़े पर ध्यान ही नहीं दिया। पब्बत आश्चर्य से बोला, आपका पुत्र? क्या आपका पुत्र तक्षशिला के गुरुकुल में पढ़ता है? शकुंतला सर हिलाती हुई बोली, हां, वहीं पढ़ता है मेरा पुत्र चंद्रगुप्त। वो चंद्रगुप्त की मां है, यह सुन पब्बत के होश उड़ गए। उसने तो चंद्रगुप्त को अब तक अनाथ ही समझा था। घोड़े के शांत होने के बाद पब्बत ने तुरंत घोड़े के पैर से कील निकाली और शकुंतला को दिखाते हुए बोला, इसी कील की वजह से घोड़ा छटपटा रहा था, अब यह ठीक हो चुका है। उसने कुछ जड़ी बूटी घोड़े के पैर पर लगाई और बोला, माते, लेकिन चंद्रगुप्त है कहां? कितना समय हो गया है उसे? कब से वापस गुरुकुल नहीं आया? क्या आप बता सकती हैं कि वो कहां है? पब्बत की बात सुन शकुंतला का चेहरा रुआंसा हो गया। उसने मन्ना देव के पकड़े जाने और चंद्रगुप्त का उन्हें ढूंढने के लिए मगध जाने वाली बात पब्बत को बता दी। शकुंतला आगे बोली, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर मुझे उनका कोई पता नहीं मिला, इसलिए मैं आचार्य चाणक्य से सहायता मांगने आई थी। यह सुनकर पब्बत बोला, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने गांव जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और उसके पिता को सकुशल वापस ले आएंगे। शकुंतला खुश होती हुई बोली, तुम्हारी वाणी में अमृत हो पुत्र, ईश्वर तुम्हें सकुशल रखे। ये बोल अगले ही पल वो घोड़े पर सवार हो गई और अपने गांव के लिए प्रस्थान कर गई। पब्बत उन्हें जाते देखते हुए मन ही मन बोला, अपने पुत्र के सकुशल रहने की कामना करें, क्योंकि मैं अब बहुत जल्द ही मगध पहुंचने वाला हूं। पब्बत शकुंतला से मिलने के बाद वापस गुरुकुल लौटा और सीधे आचार्य गजानन से मिलने गया। पब्बत को देखते ही गजानन उत्साहित होते हुए बोले, क्या सूचना लाए हो? पब्बत मुस्कुराते हुए बोला, आचार्य, चंद्रगुप्त तो मगध में है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माता थी। गजानन हैरान होकर बोले, क्या ये सत्य है? क्या वो उसकी अपनी माता है? पब्बत बोला, हाँ आचार्य,
ये पूर्ण सत्य है। वो उसकी माता ही होगी, अन्यथा सौतेली मां क्यों अपने पुत्र को ढूंढने का इतना प्रयास करेगी? उस औरत ने स्वयं मुझे बताया कि वो उसकी माता है। पब्बत ने उस औरत द्वारा बताई गई बातें गजानन को बता दी। गजानन खुश होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसे हम इतने समय से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो स्वयं ही हमारे जाल में फंस चुका है। पब्बत खुश होता हुआ बोला, हाँ आचार्य, ये अच्छा अवसर है हमारे लिए चंद्रगुप्त को मारने का। गजानन मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ आ रहा है कि क्यों आचार्य चाणक्य मगध जाना चाह रहे हैं। तुम एक काम करो, अभी तुरंत मगध के लिए प्रस्थान करो और समय मिलते ही चंद्रगुप्त को ढूंढवाकर उसे मरवा दो। पब्बत गंभीर होता हुआ बोला, आचार्य, अभी भी आचार्य चाणक्य के रूप में एक अड़चन हमारे रास्ते में है। वो भी तो मगध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अगर उन्होंने पहले की ही भांति किसी भी प्रकार चंद्रगुप्त के बचाव का तरीका ढूंढ लिया तो? गजानन सोचते हुए बोले, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम मगध के लिए प्रस्थान करो और मैं यहां रहकर यह सुनिश्चित करता हूं कि आचार्य चाणक्य मगध न जा पाए। पब्बत खुश होकर बोला, जी आचार्य। उसने गजानन का आशीर्वाद लिया और तुरंत ही मगध के लिए प्रस्थान कर गया। पब्बत के मगध के लिए प्रस्थान करते ही आचार्य गजानन तुरंत कुलपति के कार्यालय पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि आचार्य चाणक्य वहीं होंगे और अपने अवकाश के बारे में बात कर रहे होंगे, और उनका अनुमान सत्य निकला। चाणक्य कुलपति महोदय के कक्ष में उन्हीं के सामने बैठे थे। गजानन को कार्यालय के द्वार पर खड़े देख कुलपति बोले, आइए आचार्य गजानन, बैठिए। गजानन बनावटी मुस्कान लिए कार्यालय के अंदर आए और चाणक्य के बगल वाले स्थान पर बैठते हुए बोले, महोदय, अगर किसी विषय पर गुप्त मंत्रणा हो रही थी तो आप लोग मुझे जाने को कह सकते हैं। कुलपति कुछ बोलते उससे पहले चाणक्य बोल पड़े, आचार्य, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। राजहंस के प्रति आपकी भावना देख अच्छा लगा था मुझे। चाणक्य ने कुलपति से जो बातें की थी वो नहीं चाहते थे उस बारे में गजानन को बताए, इसलिए उन्होंने राजहंस की बात छेड़ गजानन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। चाणक्य तो गजानन का ध्यान भटकाना चाहते थे, लेकिन उनकी बातें सुनते ही गजानन को ऐसा लगा जैसे शायद यही मौका है चाणक्य को राजहंस की मृत्यु की जांच में लगाकर तक्षशिला में रोकने का। उन्होंने तुरंत कहा, धन्यवाद आचार्य, मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, परंतु आप अपना कर्तव्य कब निभाएंगे? राजहंस की मौत की जांच तो अभी अधूरी ही है। वो जानते थे कि मृत्यु की जांच की बातें बोलकर वो पब्बत और वीरसेन के लिए खतरा मोल ले रहे हैं, परंतु बड़ी जीत की प्राप्ति के लिए छोटे खतरों से खेलना भी आवश्यक था। वहीं गजानन की इन बातों ने अचानक चाणक्य को सोचने को मजबूर कर दिया। वो उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, इनकी बातें इनके इरादों से मेल नहीं खा रही हैं। इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? जब तक कि कोई कारण ना हो, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए स्वयं मेरे पास तो चलकर नहीं आ सकते। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी चाणक्य का सेवक तांबी वहां आ पहुंचा। उसने कुलपति महोदय के साथ साथ गजानन और चाणक्य का भी अभिवादन किया। उसे अचानक आया देख वो सभी हैरान थे। तांबी बहुत बेचैन लग रहा था। वो उन सभी के कुछ पूछने से पहले ही बोल उठा, आचार्य, आपको तुरंत ही मेरे गांव के लिए प्रस्थान करना होगा। मेरे गांव में पलायन पुनः बढ़ चुका है। आपके आश्वासन पर अब उनका विश्वास घटता जा रहा है। अब आप ही उन्हें समझा सकते हैं। चाणक्य बोले, अवश्य। मैं इस कार्य को करने के लिए सूरजमल को भेजने ही वाला था। मैंने सिकंदर के खेमे की जांच कर प्राप्त की गई सारी जानकारी सूरजमल को दे दी है। वो अवश्य ही इस पलायन को रोकने में सफल रहेगा। गजानन को जैसे यहां एक और मौका मिल चुका था चाणक्य को मगध से दूर रखने का। वो तुरंत बोले, आचार्य चाणक्य, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला सूरजमल कैसे समझा सकता है उन लोगों को? आपने आश्वासन दिया था तो उन्हें आश्वस्त भी तो आपको ही करना पड़ेगा। वो भला सूरजमल की बात क्यों मानेंगे? तांबी गजानन की बातों से सहमत होता हुआ बोला, हाँ, आचार्य गजानन सत्य कह रहे हैं। वे लोग इतने हताश हो चुके हैं कि सूरजमल की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको ही वहां आना होगा। तभी कुलपति बोले, आचार्य चाणक्य, मुझे भी लगता है कि यह काम आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाणक्य सोचते हुए बोले, ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लगता है तो मैं स्वयं तांबी के गांव जाऊंगा
और उन लोगों को समझाऊंगा। चाणक्य से आश्वासन पाकर तांबी को थोड़ी राहत मिली। वहीं गजानन चाणक्य का निर्णय सुन खुश होते हुए मन ही मन बोले, आखिरकार आचार्य चाणक्य मगध नहीं जा रहे हैं। अब पप्पत के लिए चंद्रगुप्त को मारना आसान होगा। जहां तक्षशिला में आचार्य गजानन अपनी रणनीति पर खुश हो रहे थे, वहीं मगध में चंद्रगुप्त की एक नई रणनीति का आरंभ होने जा रहा था। रोज की तरह आज भी सभी कैदियों को श्रमदान के लिए कारावास से बाहर ले जाया जा रहा था। मन्नादेव और चंद्रगुप्त भी उन कैदियों के साथ थे, लेकिन अलग अलग। कुछ देर बाद सभी कैदी एक पहाड़ के पास थे और उनका कार्य था हथौड़े से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना। उन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को मगध में महल, सराय, कुआं, रास्ता और बहुत सी चीजें बनाने के काम में लाया जाता था। चट्टानों से निकले बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए एक पत्थर पर 2-3 कैदी एक साथ लगे हुए थे। मन्नादेव भी 2 और कैदियों के साथ मिलकर एक बड़े से पत्थर को तोड़ रहा था। वहां सभी सैनिक ऊंची जगह पर खड़े हो उन पर निगरानी रख रहे थे। चंद्रगुप्त पत्थर तोड़ते हुए मन्नादेव के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसी समय श्वेतबाहु एक ऊंची जगह से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पत्थर तोड़ते हुए मन्नादेव और कुछ दूरी पर टुकड़ों को चुन चुनकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे चंद्रगुप्त पर पड़ी। वो उसे देखता हुआ आश्चर्य से बोला, ये बालक, ये भी कैद में पहुंच गया। मैंने समझाया था इस बालक को कि मन्नादेव को छुड़ाने की कोशिश मत करना, लेकिन मेरी बात मानता कौन है। वो वहां से आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन फिर मन ही मन सोचता हुआ बोला, ये बालक मन्नादेव का पुत्र है, लेकिन क्या मात्य को इस बात की जानकारी है कि मन्नादेव का पुत्र भी कैद में है? अगर नहीं तो मुझे ये बातें शीघ्र ही मंत्री शंभुनाथ को बतानी होंगी। ये सोच वो तुरंत ही मंत्री शंभुनाथ के घर की तरफ चल पड़ा। इधर चंद्रगुप्त ने जब देखा कि मन्नादेव अब अकेले ही पत्थर तोड़ रहे हैं, वो उनके करीब जा पहुंचा और उनके साथ मिलकर पत्थर तोड़ने लगा। चंद्रगुप्त ने इधर उधर देखा कि कोई सैनिक तो वहां नहीं है। फिर धीमे से बोला, मालिक, क्या कल कोई नई दासी आपके कक्ष में भोजन लेकर आई थी? उसकी बात सुन मन्नादेव ने अपना सर हां में हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। चंद्रगुप्त बोला, क्या आप उसे जानते हैं? क्योंकि कल रात मैंने कारावास में सैनिकों को बातें करते हुए सुना कि जब वो दासी आपको भोजन देने आई थी तो पीछे से अमात्य और सेनापति आप दोनों पे नजर रखे हुए थे। यह सुनते ही मन्नादेव सोच में पड़ गए। वो मन ही मन बोले, कहीं उस दासी ने अमात्य को शक न हो, इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। कहीं वो वही दासी तो नहीं जिसके बारे में शंभुनाथ कह रहे थे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो सोचते सोचते मन्नादेव के चेहरे पे चिंता और हैरानी के मिश्रित भाव उभर आए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा, जो कहीं ना कहीं उसके मन में चल रही उधेड़पुन को समझ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मन्नादेव चंद्रगुप्त से कुछ बोल पाते, एक सैनिक वहां आया और कड़क स्वर में बोला, यहां काम करने आए हो या बातें? तुम्हें क्या लगा हम यहां आंख बंद करके खड़े हैं? सैनिक को उन पर शक न हो, इसलिए चंद्रगुप्त वहां से हट गया और छोटे छोटे पत्थरों को बीनने लगा। पत्थरों को बीनते हुए वो चारों ओर दृष्टि जमाए हुए था। थोड़ी ही देर में पत्थर बीनते बीनते वो पहाड़ी के एक दूसरी तरफ किनारे पर जा पहुंचा। तभी उसे पहाड़ी के उस दूसरी तरफ एक झील दिखाई दी, जिसे पार कर मगध की सीमा से बाहर जाया जा सकता था। यह देख चंद्रगुप्त ने मन ही मन सोचा, आचार्य चाणक्य ने जो शिक्षा मुझे दी थी उसके प्रयोग का समय आ गया है। चंद्रगुप्त के चेहरे पे उम्मीद भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जहां मगध में श्वेतबाहु चंद्रगुप्त का रहस्य शंभुनाथ को बताने चला था, वहीं शिविर में सुकन्या भी बड़े तंबुओं का रहस्य ज्ञात करने के लिए बेचैन थी। मध्य रात्रि हो चुकी थी। शिविर में सभी तरफ शांति छाई हुई थी। पहरा देने वाली कुछ महिला सैनिक थी तो सही, लेकिन वो भी ऊँघ रहे थे। दिन भर की थकी हारी औरतें अपने अपने शिविर में विश्राम कर रही थी। सुकन्या बस इसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वो चुपचाप उठी और एक नजर अपने साथ सोई वसंता की सहेली की तरफ डाली। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वो गहरी नींद में है, सुकन्या उस शिविर से बाहर निकल चुपचाप बड़े तंबुओं की तरफ बढ़ने लगी। वो पहरा देने वाले सैनिकों से नजरें बचाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे ज्ञात हुआ था कि सेनापति बड़े तंबुओं के भीतर ही मौजूद है। वो जैसे ही एक बड़े तंबू में प्रवेश करने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए सुकन्या का शरीर डर के मारे से हर गया।
परंतु हिम्मत कर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ी तो सामने देखा वसंता की सहेली खड़ी थी। सुकन्या को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो कुछ देर पहले तक कक्ष में गहरी नींद में सोई हुई थी, तो फिर जागी कब? वसंता की सहेली बोली, क्या हुआ? आधी रात को तुम किसके शिविर में जा रही हो? तुम्हें ज्ञात है ना इधर आना हम औरतों के लिए वर्जित है। सुकन्या उसे पहलाने की कोशिश करती हुई बोली, क्या इधर आना वर्जित है? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहल रही थी। लगता है अनजाने में ही यहां तक पहुंच गई। उसकी सहेली उसकी तरफ देखते हुई थोड़े कठोर स्वर में बोली, नींद नहीं आ रही थी या शिविर का रहस्य जानने निकली थी? नकली वसंता? यह सुनते ही सुकन्या चौंक उठी। वसंता की सहेली उसे घूरते हुए बोली, चौंको मत। मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी सहेली वसंता नहीं बल्कि कोई बहरूपिया हो। मुझे तो तुम पर पहले दिन से ही संदेह हो गया था। मैं अभी जाकर मुखिया को तुम्हारा सारा सत्य बताती हूं। यह कहकर वसंता की सहेली तेजी से पलटी और मुखिया के कक्ष की ओर बढ़ चली। वो अपने दल की मुखिया को सुकन्या का सत्य बताने उनके तंबू की ओर बढ़ी। वसंता की सहेली की धमकी के बाद सुकन्या थोड़ी डर गई थी। वसंता की सहेली जो ही मुखिया के तंबू के बाहर पहुंची, सुकन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख वसंता की सहेली बोली, यदि तुम्हें लगता है कि इस तरह मेरे सामने आकर तुम मुझसे माफी मांगोगी या धमकाओगी तो वो तुम्हारी भूल है। ना ही मैं डरने वाली हूं और ना ही पिघलने वाली। तुम्हारा सत्य आज सबके सामने आकर ही रहेगा। उसकी बात सुनकर सुकन्या हिम्मत करती हुई बोली, तुम्हें जो समझना है समझ सकती हो, पर मैं भी तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी धमकी का जरा भी डर नहीं है। तुम मुखिया को जाकर मेरा सत्य बता दो, परंतु याद रखना उसके बाद तुम्हारा रहस्य भी किसी से छुपा नहीं रहेगा। वसंता की सहेली चौंकती हुई बोली, मेरा रहस्य? किस रहस्य की बात कर रही हो तुम? सुकन्या उसकी आंखों में झांकती हुई बोली, शिविर के बाहर पराये मर्द से मिलने का रहस्य। और जहां तक मुझे ज्ञात है, इस शिविर में प्रशिक्षण ले रही स्त्रियों को किसी भी बाहरी पुरुष से मिलने की अनुमति नहीं है। और मैंने भी यह सुना है कि यहां किसी बाहरी पुरुष से मिलने वाले को दंड भी बहुत ही पीड़ादायक मिलता है। वसंता की सहेली सहमते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम मेरी जासूसी कर रही थी? सुकन्या मुस्कुराती हुई बोली, अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे ज्ञात था कि एक दिन मेरा रहस्य तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। मेरी अर्थात वसंता की सहेली जो हो, इसलिए तुम्हारी भी कमजोरी तो ढूंढनी ही थी। कल मैंने बाजार में तुम्हें एक पराये पुरुष के साथ मुस्कुराते और बातें करते देख लिया था। यह सुनते ही वसंता की सहेली के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान होकर सुकन्या से बोली, तुम चाहती क्या हो मुझसे? सुकन्या बोली, कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। तुम मेरे रहस्य पर पर्दा डालो और मैं तुम्हारे। वसंता की सहेली सुकन्या को डराने की अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? और भला यहां कोई तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करेगा? तुम तो खुद वसंता के स्थान पर आई हो। सुकन्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें स्वयं ही गड्ढे में गिरने का शौक है तो बेझिझक जाओ और सबको बता दो। वसंता की सहेली को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं यहां सबने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया तो। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, अगर सेनापति को उस युवक की जानकारी लगी तो वो अवश्य ही उन्हें मरवा देंगे। अच्छा होगा मैं इसकी बात मान जाऊं। आखिरकार उसे सुकन्या की बात माननी ही पड़ी। वो बोली, ठीक है, मैं किसी को तुम्हारा रहस्य नहीं बताऊंगी, परंतु तुम्हें भी वादा करना होगा कि मेरा रहस्य रहस्य ही रहे। सुकन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हां में अपना सर हिला दिया। इसी बीच शिविर में हलचल मचनी शुरू हो गई थी। कुछ सैनिक उन दोनों की ओर बढ़ने लगे। वसंता की सहेली बोली, हमें तुरंत ही अपने कक्ष में जाना चाहिए। इतनी रात को किसी ने हमें यहां देख लिया तो दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। सुकन्या ने उसकी बात पे सहमति जताई और दोनों चुपचाप जाकर अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। एक तरफ जहां सुकन्या एक चुनौती को पार कर चुकी थी, वहीं तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के सामने एक नई चुनौती ने जन्म ले लिया था।
चाणक्य सूरजमल के साथ उसके आश्रम में थे और अपना सामान बांध रहे थे। इधर तांबी आश्रम के प्रांगण में अपने आदमियों के साथ उनके आने का इंतजार कर रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मगध में घटित सारी घटना सूरजमल को बता दी, जिसे सुनकर सूरजमल चिंतित होते हुए बोला, आचार्य, आपको नहीं लगता कि आपको चंद्रगुप्त की मदद के लिए जाना चाहिए? तांबी के गांव आप बाद में भी जा सकते हैं। चाणक्य सोचते हुए बोले, मुझे चंद्रगुप्त पर भरोसा है, वो अपना ध्यान रखने में सक्षम है। हो सकता है मेरे मगध पहुंचने तक वो मन्ना देव को भी कैद से आजाद करा ले। रही बात मेरे मगध जाने की, तो मैं तांबी के गांव के लोगों को समझाकर शीघ्र ही मगध के लिए निकल जाऊंगा। सूरजमल ने उनकी बातों से सहमत होते हुए हां में सर हिला दिया। उसके बाद चाणक्य पोटली कंधे पर डाल कक्ष से बाहर निकले। उन्हें देखते ही तांबी खुश होता हुआ बोला, धन्यवाद आचार्य, आपने मेरी बात मान ली। अब अवश्य ही हमारे लोगों का पलायन रुक जाएगा। चाणक्य सर हिलाते हुए बोले, अखंड भारत के स्वप्न में वो भी तो हमारे साथ ही हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। चलो अब यहां से प्रस्थान करते हैं। तांबी और आचार्य चाणक्य वहां से तांबी के गांव के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं आचार्य गजानन छुपकर चाणक्य पर नजर रखे हुए थे। उनके साथ वीरसेन और गांधार का एक गुप्तचर भी था। गजानन आचार्य चाणक्य की तरफ इशारा करते हुए गुप्तचर से बोले, यही है आचार्य चाणक्य, ध्यान से देख लो उन्हें। उन्होंने ही तुम्हारे साथी गुप्तचर को गांधार में मरवाया था। स्वयं सिकंदर के खेमे में भी गए थे और तुम्हारे महाराज आंबी को गुप्त रूप से चुनौती भी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से गांधार में होने वाली सारी गतिविधि इनके ही इशारों पर हो रही है। गुप्तचर उन्हें देखता हुआ आश्चर्य से बोला, एक मामूली सा दिखने वाला आचार्य इतना सब कुछ अकेले कैसे कर सकता है? कहीं कोई और तो इनके साथ शामिल नहीं? गजानन बोले, इनकी कदकाठी पर मत जाओ। इनकी बुद्धि इतनी कुटिल है कि यह अकेला आदमी एक साम्राज्य के बराबर है। इसे कभी भी कम मत आंकना। सैनिक बोला, अगर ऐसा है तो यह यात्रा इनकी अंतिम यात्रा होगी। अब ये गांधार से वापस तक्षशिला कभी नहीं लौट पाएंगे। इतना बोल उस सैनिक ने गजानन से विदा ली और आचार्य चाणक्य का पीछा करना शुरू कर दिया। गजानन और वीरसेन के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि एक तरफ जहां मगध में राजकुमार पब्बत के हाथों चंद्रगुप्त की मौत तो निश्चित हो ही चुकी थी, वहीं अब चाणक्य की इस यात्रा में उनकी मौत भी निश्चित होने जा रही थी। जहां तक्षशिला में गजानन अपनी योजना के सफल होने का पूर्वानुमान करके खुश थे, वहीं मगध में चंद्रगुप्त अपनी योजनाओं को साकार करने में लगा था। रात्रि हो चुकी थी। चंद्रगुप्त अपने कारावास में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि वो मन्ना देव को लेकर मगध से बाहर कैसे निकले। हालांकि उसने ये ज्ञात कर लिया था कि पहाड़ी के पीछे स्थित झील को पार कर मगध से बाहर निकला जा सकता है, परंतु उसके लिए परेशानी मन्ना देव की बेड़ियां थी, जो हर वक्त उससे बंधी रहती थी। बेड़ियों के चलते मन्ना देव न भागने में और न ही तैरने में सक्षम था। कारावास के सभी सैनिक आज सतर्क थे। उन्हें डर था कि कहीं पिछली रात की भांति आज भी आग न लग जाए या कोई अशुभ घटना न हो जाए। कुछ समय के अंतराल पर एक सैनिक आता था और सभी कोठरियों का जायजा लेकर वापस चला जाता था। चंद्रगुप्त ने पहरा देने वाले उस सैनिक के कमर में मन्ना देव के बेड़ियों की चाबी देख ली थी। वो सिर्फ इसी मौके की तलाश में था कि कब वो सैनिक आराम करे और वो कैद से बाहर निकल उससे मन्ना देव की बेड़ियों की चाबी चुरा ले। रात्रि अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ समय बाद ही मंदिर के घंटों की आवाज और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने वाली थी। चंद्रगुप्त को एक और दिन का इंतजार करना खलता जा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सैनिक पिछले कुछ अंतराल से कोठरी का जायजा लेने नहीं आया है। वो तुरंत ही कैद से झांककर बाहर देखने की कोशिश करता हुआ बोला, यहां तो कोई नहीं दिख रहा है और ना ही किसी के कदमों की चाल सुनाई पड़ रही है। अवश्य ही उस सैनिक को नींद आ गई होगी। उसने कुछ पल इंतजार किया और फिर अपने कक्ष का द्वार खोल सावधानी से आगे बढ़ा। उसने आगे जाकर देखा
कि वो सैनिक सच में कारावास के मुख्य द्वार पर एक चट्टान से सट बैठे बैठे ही ऊँघ रहा था। यह देख चंद्रगुप्त बिना आवाज किए चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसे गहरी नींद में सोते देख बड़ी सावधानी से उसकी कमर से चाबी निकाल ली और वापस अपने कारावास में लौट आया। वापस पहुंच उसने राहत की सांस ली कि किसी ने उसे देखा नहीं। उसे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए उसने खड़े से जैसे ही पानी निकालना चाहा कि तभी पीछे से दरवाजे पर जैसे किसी की दस्तक हुई। चंद्रगुप्त का पूरा शरीर पल भर के लिए कांप गया। उसे लगा जैसे वो सैनिक उसका पीछा करता हुआ वहां आ गया है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां सैनिक तो नहीं था, परंतु उसकी जगह मंत्री शंभुनाथ एक चादर ओढ़े खड़े थे। वो चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए धीमे से बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मन्ना देव के पुत्र हो। मैं तुम्हारी विडंबना समझ सकता हूं। कोई भी पुत्र अपने पिता को बचाने के लिए यही रास्ता चुनता जो तुमने चुना है, परंतु तुम्हें ज्ञात है ना कि यह रास्ता कितना जोखिम भरा है। चंद्रगुप्त को लगा जैसे वो धमकी दे रहे हो। वो हिम्मत कर बोला, मंत्री जी, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं। मुझे अपने अनुसार जो ठीक लगा मैंने वही किया। अब आप अपना कार्य करें। शंभुनाथ बोले, बालक, तुमने मुझे समझा नहीं। मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी, बल्कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता था, इसलिए यहां आया हूं। लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। तुम्हें उस गुलाम बच्चे का राज मुझे बताना होगा। उसकी मां यहां बहुत परेशान है। मैं बस उस बच्चे को उसकी मां से मिलवाना चाहता हूं। अगर तुम्हें कुछ भी ज्ञात है तो मुझे बता सकते हो। चंद्रगुप्त नाम सर हिलाता हुआ बोला, सत्य बोलूं तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि वो बालक है कौन जिसके लिए मेरे पिता ने इतना बड़ा जोखिम उठाया। शंभुनाथ बोले, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी ज्ञात हो तो मुझे अवश्य बताना। जब से उसकी मां को ज्ञात हुआ है कि उसके बच्चे का पता बताने वाला कैद में बंद है, वो तब से बहुत व्याकुल है। चंद्रगुप्त ने हां में अपना सर हिला दिया। उसे लगने लगा था कि मंत्री शंभुनाथ अच्छे आदमी है। शंभुनाथ को यह विश्वास था कि मन्ना देव अपने पुत्र की बात अवश्य मानेगा और इसी आशा से वो चंद्रगुप्त के पास आए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अमात्य भी सेनापति भुजंग के साथ मुख्य कारावास में प्रवेश कर चुके थे। उनके प्रवेश करते ही वहां ऊँघ रहे सैनिक सतर्क होकर पहरा देने लगे। वो सभी अच्छी तरह से जानते थे कि यदि अमात्य ने उन्हें सोते देख लिया तो उन्हें हमेशा के लिए सुला देंगे। अमात्य भुजंग के साथ कारावास का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इधर शंभुनाथ ने उम्मीद भरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और वापस जाने के लिए पलटे। वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि सामने से अमात्य और भुजंग को अपनी ओर आता देख उनके कदम वहीं ठिठक गए। शंभुनाथ ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां से निकलने का कोई दूसरा मार्ग उन्हें नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अब सारे सैनिक भी सतर्क होकर पहरा दे रहे थे। शंभुनाथ ने कुछ कदम पीछे लिए और वो चंद्रगुप्त की कोठरी के बाहर आकर खड़े हो गए। चंद्रगुप्त उन्हें वापस आया देख हैरान था। उसे शंभुनाथ के चेहरे पे चिंता और भय के मिश्रित भाव नजर आ रहे थे। तभी उसके कानों में अमात्य और भुजंग की आवाज पड़ी। आवाज सुन चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं शंभुनाथ की चिंता का कारण समझ आ गया था। अमात्य के कदम जिस तेजी से शंभुनाथ की ओर बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से शंभुनाथ की सांसें चल रही थी। उन्हें अब अपने बचने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। इधर अमात्य और भुजंग उनके नजदीक पहुंचने वाले थे कि तभी चंद्रगुप्त ने बड़ी फुर्ती के साथ अपने कारावास का द्वार खोला और स्तब्ध शंभुनाथ को भीतर खींच लिया। अगले ही पल अमात्य और भुजंग चंद्रगुप्त की कोठरी के नजदीक पहुंच गए। वहां पहुंचकर अमात्य रुक गए। उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके यहां आने से पहले कोई यहां पर खड़ा था। अमात्य ने चंद्रगुप्त की कोठरी के भीतर झांका तो चंद्रगुप्त दीवार से सटकर दूसरी ओर मुंह करके बैठा था। उसने शंभुनाथ को अंधेरे कोने में खड़ा कर दिया था, जिससे वो अमात्य को नजर नहीं आए। वहीं बाहर खड़े अमात्य को लगा शायद उन्हें वहम हुआ हो और वो भुजंग के साथ वहां से आगे निकल गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि शंभुनाथ को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला।
अमात्य के जाने के बाद शंभुनाथ ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि चंद्रगुप्त की कोठरी का द्वार कैसे खुला। जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि अमात्य और भुजंग वहां से जा चुके हैं, वो अंधेरे से निकलकर चंद्रगुप्त के सामने आए और हैरान होकर चंद्रगुप्त से बोले, क्या तुम्हारे पास इस कैद खाने की चाबी है? चंद्रगुप्त बोला, हां है, और अगर आप चाहें तो अमात्य को बता सकते हैं। मुझे सजा से डर नहीं लगता। चंद्रगुप्त की हिम्मत देख शंभुनाथ भी हैरान था। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आज मुझे बचाकर तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, और समय आने पर मैं तुम्हारे इस ऋण को जरूर उतारूंगा। इतना बोल वो कारावास से बाहर निकले। जाने से पहले शंभुनाथ एक बार फिर चंद्रगुप्त की ओर पलटे और बोले, यदि तुमने मुझे उस गुलाम बालक का पता दिया तो यह मेरा वचन है कि मन्ना देव और तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम दोनों को सकुशल इस कारावास से बाहर निकलवा दूंगा। चंद्रगुप्त कुछ नहीं बोला, तो उसने हां कहते हुए सहमति में अपना सर हिला दिया और शंभुनाथ वहां से निकल गए। चंद्रगुप्त उन्हें जाते देख मन ही मन बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमारे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु कल तक मैं स्वयं ही अपने मालिक के साथ इस कैद से बाहर निकल जाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी कमर से मन्ना देव की बेड़ियों की चाबी निकाली। उसके चेहरे पे खुशी और दृढ़ता के मिश्रित भाव नजर आ रहे थे। इधर कारावास का जायजा लेने के बाद अमात्य जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे ही थे कि तभी एक सैनिक ने भागते हुए तुरंत उनके कक्ष में प्रवेश किया और बोला, महामंत्री जी, आप यहां हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आपके लिए एक सूचना है। अमात्य बोले, क्या हुआ? सैनिक बोला, मैंने मंत्री शंभुनाथ को मुख्य कारावास में प्रवेश करते देखा था। अमात्य हैरान होकर बोला, क्या? किससे मिलने गया था वो? सैनिक बोला, ज्ञात नहीं महामंत्री जी, परंतु वो अभी भी वहीं कारावास में ही है, क्योंकि मैंने उन्हें कारावास से बाहर आते नहीं देखा। ये सुनते ही अमात्य तुरंत ही कारावास की तरफ दौड़ पड़े। वहीं मुरा भी पिछली रात कारावास से आने के बाद बेचैन थी। उसको अभी तक एहसास हो रहा था कि उस कारावास में उसका कोई अपना अवश्य कैद है। वो अभी भी उसी बेचैनी से गुजर रही थी। वो खुद पे संयम नहीं रख पा रही थी, इसलिए बेचैन होकर कारावास के सभी कैदियों को देखने के लिए वहां आ चुकी थी। इधर अमात्य भी कारावास में पहुंच चुके थे। उनके आते ही सैनिक एक बार फिर सतर्क हो गए थे। अमात्य तेजी से कारावास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुरा इससे अनजान थी। वो बस अपनी ही धुन में चंद्रगुप्त की कोठरी की तरफ खिंची चली जा रही थी। अब मुरा और अमात्य के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था। अचानक ही मुरा और अमात्य चंद्रगुप्त की कैद की तरफ जाने वाले रास्ते में आमने सामने आने ही वाले थे कि तभी किसी व्यक्ति ने मुरा का हाथ पकड़कर उसे पीछे अंधेरे में खींच लिया। अंधेरे में मुरा उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन तब तक उस व्यक्ति ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, चिल्लाइएगा मत, मैं श्वेत बाहु हूं। इतना बोल उसने उसके मुंह से हाथ हटाया। मुरा हैरान होकर बोली, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? श्वेत बाहु ने उल्टा उन्हीं से प्रश्न किया, ये तो मुझे पूछना चाहिए था कि आप इस समय यहां क्या कर रही हैं? मुरा बोली, मैं तो बस ये सुनिश्चित करने आई थी कि कोई कैदी भूखा तो नहीं रह गया। श्वेत बाहु मुरा की बात सुनकर हैरान था। वो गुस्से में बोला, ये कोई समय है इस बात की जांच करने का? क्या आपको ज्ञात है कि आपकी जान खतरे में थी अभी? मुरा हैरान होकर बोली, भला इस समय मेरी जान को किससे खतरा है? श्वेत बाहु ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही जिनसे आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, मगध के महामंत्री अमात्य से। अमात्य को कारावास के भीतर देखकर मुरा भी एक पल के लिए सिहर गई। वो मन ही मन बोली, मैं तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। अमात्य ने चंद्रगुप्त की कोठरी के पास पहुंच बहुत ध्यान से वहां इस प्रकार देखा जैसे उनकी कोई बहुत ही कीमती चीज गायब हो गई हो। वो बहुत गुस्से में भी दिख रहे थे। चंद्रगुप्त समझ गया था कि वो शंभुनाथ को ढूंढने आए थे, इसलिए वो बिना कोई हरकत किए अपने स्थान पर लेटा रहा। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, हर कोठरी को अच्छी तरह से खंगाल डालो। अगर मंत्री शंभुनाथ कहीं भी दिखे तो उन्हें पकड़कर मेरे सामने ले आओ। सारे सैनिक उनका आदेश मानकर हर कोठरी के भीतर शंभुनाथ को ढूंढने लगे।
लेकिन शंभुनाथ वहां होते तो मिलते। वो तो कब का सबकी नजरों से बचकर गुप्त मार्ग से कारावास से बाहर निकल चुके थे। सैनिकों ने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा तो वो थी निराशा। एक सैनिक अमात्य के सामने आकर बोला, महामंत्री जी, हमने हर कैद में अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन शंभुनाथ कहीं भी नहीं मिले। यह सुनकर अमात्य ने सूचना देने वाले सैनिक की तरफ गुस्से में देखा और कहा, कहां है मंत्री शंभुनाथ? उसे आसमान निकल गया है, जमीन खा गई। कहां है? जरा दिखाओ मुझे भी। इतना बोल उन्होंने सैनिक की गर्दन पकड़ी और उसका सर पहली कोठरी की दीवार से सटाकर घसीटते हुए अंतिम कोठरी की दीवार तक ले गए और जोर से चीखते हुए बोले, कहां है वो? दिखाओ मुझे, कहां है शंभुनाथ? सैनिक छोड़ देने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन अमात्य ने उनकी एक ना सुनी। वो गुस्से में बोले, अब तुम कुछ भी देखने या कहने के लिए जीवित नहीं रहोगे। उन्होंने गुस्से में अपनी कमर से कटार निकाली और सैनिक की गर्दन पर चढ़ा। वो यही नहीं रुके और एक के बाद एक कटार का प्रहार उसके पेट पर करने लगे। वो सैनिक लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अमात्य का ऐसा रूप मुरा पहली बार देख रही थी। ऐसा विभत्स दृश्य देख मुरा का पूरा शरीर सिहर उठा था। श्वेतबाहु बोला, देख रही हैं आप, अगर आज आपको अमात्य ने वहां देख लिया होता तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करते। वहां का दृश्य देख मुरा की आवाज जैसे गले में ही दबके रह गई थी। वो कुछ नहीं बोल पाई। अमात्य के निकलने के कुछ देर बाद श्वेतबाहु मुरा को साथ लेकर वहां से निकल गया। जहां श्वेतबाहु ने मुरा को अमात्य के सामने आने से बचा लिया था, वहीं तक्षशिला से दूर आचार्य चाणक्य तांबी के गांव के बेहद निकट पहुंचने वाले थे। वो जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वे घोड़े पर सवार थे। चाणक्य ने तांबी को रुकने का इशारा किया। उनका इशारा पाते ही तांबी भी रुक गया। चाणक्य ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर उन्हें सब साधारण ही लगा। तांबी बोला, क्या हुआ आचार्य? चाणक्य बोले, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तांबी बोला, आचार्य, क्या हमें रुककर देखना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, बस सतर्क हो जाओ। वे फिर वहां से आगे बढ़े। चाणक्य ने तांबी को अपना घोड़ा तेजी से आगे दौड़ाने के लिए कहा और खुद धीमी गति से आगे बढ़ने लगे। उन्हें अभी भी कुछ बातों को लेकर संदेह था। अगर वहां कोई शिकारी जानवर होता तो घोड़ा उसकी गंध पाकर अजीब व्यवहार करने लगता। चाणक्य मन ही मन सोचते हुए बोले, हमारा पीछा कौन कर सकता है? अगर कोई जानवर नहीं है तो फिर कौन है? वो उसके बारे में सोचते हुए इतना व्यस्त हो गए कि अपने घोड़े पर उनका ध्यान ही नहीं रहा और वो घोड़ा बहककर मुख्य रास्ते से हटकर बगल में चलने लगा, जहां रास्ते के दोनों तरफ घुटनों के बराबर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनके घोड़े की टाप बहुत ही कम सुनाई पड़ रही है। अब उन्हें समझ में आया कि उनका पीछा करने वाले व्यक्ति ने कौन सा रास्ता अपनाया है। उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि के लिए घोड़े की काठी में बंधे कुछ घुंघरुओं को उसी घास वाले रास्ते में गिरा दिया। चाणक्य अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आश्वस्त हो गए कि उनका पीछा किया जा रहा है। वो मुस्कुराते हुए फिर से तांबी के पास पहुंच गए। कुछ समय के बाद वो दोनों तांबी के गांव के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। तभी चाणक्य तांबी की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, हमारा लक्ष्य है यहां के लोगों को पलायन से रोकना, और पलायन रोकने के लिए सबसे पहले हमें यहां के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम में वो क्षमता है कि वो हम पर भरोसा कर सके। हमें उनका विश्वास जीतना होगा और उनका मनोबल ऊंचा करना होगा, तभी पलायन रुक सकता है। फिर उन्होंने तांबी से पूछा, अभी गांव की क्या स्थिति है? तांबी बोला, आचार्य, एक गुप्तचर ने सूचना दी है कि अभी यहां की गलियों में गांधार की सेना की एक टुकड़ी भ्रमण कर रही है। अंदर जाना बहुत कठिन है। चाणक्य ऊंची आवाज में बोले, हमारे पास यही मौका है लोगों का विश्वास जीतने का। हम एक साथ मिलकर उन सैनिकों पर आक्रमण करेंगे और उन्हें संभलने का मौका नहीं देंगे। जब तक वो संभलेंगे, हम उन्हें या तो बंदी बना चुके होंगे या मौत के घाट उतार चुके होंगे। ठीक है? तांबी बोला, जी आचार्य। चाणक्य का पीछा करने वाले गुप्तचर ने उनकी बातें सुन ली।
वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये योजना बनाई है इस ब्राह्मण ने। अब मैं करता हूं इसकी ये योजना विफल। अब तो इसे पकड़कर अवश्य ही महाराज आंबी के पास ले जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए अपने सेना प्रमुख को यह सूचना देने वहां से आगे बढ़ गया। इधर मगध के कारावास में चंद्रगुप्त के पास अब मन्ना देव की बेड़ियों की चाबी आ चुकी थी। वो बहुत खुश था। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ सही समय का। रोज की तरह आज भी सभी कैदियों से काम वसूलने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाया गया। पहाड़ की चट्टानों को तोड़ते तोड़ते बीचों बीच एक गड्ढा सा बन गया था। वहीं पर चट्टानों से निकले बड़े पत्थरों को तोड़ना था। ऊंचाई से नीची जगह पर जाने के लिए घुमावदार रास्ता बना हुआ था। सभी कैदियों को गड्ढे में छोड़ सैनिक ऊंची जगह पर चारों दिशा में जाकर खड़े हो गए और वहीं से उन पर नजर रखने लगे। वहां की सुरक्षा ऐसी थी कि कोई भी कैदी किसी सैनिक की नजरों से नहीं बच सकता था। मन्ना देव भी पत्थर तोड़ने में जुट गया था। उसके हाथ की बेड़ियां तो खोल दी गई थी, परंतु पैरों में अभी भी बेड़ियां लगी हुई थी। बाकी सभी कैदी मामूली थे, इसलिए उन लोगों के हाथों और पैरों की सभी बेड़ियां खोल दी गई थी। चंद्रगुप्त भी रोज की तरह उन कैदियों के तोड़े गए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को चुनने में व्यस्त हो गया। साथ ही वो सैनिक की नजरों से बचते हुए वहां से ऊंची जगह पर जाने की योजना बनाने लगा। वो तिरछी नजरों से सभी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और सही समय की तलाश में था। वो वहां होने वाली सभी चीजों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसने एक बात पर गौर किया कि सभी सैनिक कुछ समय के अंतराल में एक साथ पत्थरों से भरे एक लोहे के डब्बे को खींचने जाते हैं। दरअसल वहां एक किनारे बड़ा सा लोहे का डब्बा था जिसमें पत्थर के टुकड़ों को रखा जाता था और एक लोहे की जंजीरों से ऊंची जगह पर सैनिकों द्वारा खींचा जाता था। एक सैनिक द्वारा उस डब्बे को खींचना असंभव था और इसलिए सभी सैनिकों को साथ देना होता था। चंद्रगुप्त ने मन ही मन सोचते हुए कहा, सैनिक आपस में व्यस्त तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर पहुंचने तक वो उस डब्बे को ऊपर खींच चुके होंगे और हमें पकड़ लेंगे। वहां से भागने के लिए चंद्रगुप्त को पहले घुमावदार रास्ते से होते हुए ऊंची जगह पर चढ़ना था और फिर थोड़ी दूर जाकर दूसरी तरफ स्थित झील में छलांग लगानी थी। लेकिन सैनिकों की बाज की तरह पैनी नजरें चंद्रगुप्त के इस कार्य में अवरोध डाल रही थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब उस डब्बा खींचने के अंतराल के अलावा कोई भी सैनिक अपनी जगह से हिला हो। चंद्रगुप्त भी परेशान हो गया था। उन्हें दोपहर को खाने के लिए भोजन दिया गया। चंद्रगुप्त मन्नादेव और 3-4 कैदियों के साथ एक जगह बैठकर भोजन करने लगा। भोजन करते हुए भी चंद्रगुप्त सैनिकों को ही देख रहा था। उसकी नजरों को पढ़ते हुए एक कैदी हंसते हुए बोला, बालक, यहां से भागने की सोच रहे हो क्या? चंद्रगुप्त बोला, ख्याल तो ऐसा ही है। मन्नादेव भी ये सुनकर चौंक पड़ा। वहीं वो कैदी हंसते हुए बोला, अगर ख्याल है तो अपने मन से निकाल दो। यहां से बहुत कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कभी भाग नहीं पाए। पता है क्यों? चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? कैदी ऊंची जगह पर इशारा करके बोला, वहां कितने सैनिक हैं? गिनकर बताओ। चंद्रगुप्त ने तुरंत कहा, 8। कैदी मुस्कुराते हुए बोला, कोशिश अच्छी है तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम गलत हो। वहां जितने दिख रहे हैं ना, उससे दुगने सैनिक मौजूद हैं वहां। चंद्रगुप्त भी यह सुनकर चौंक गया। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। कैदी हंसते हुए बोला, चौंक गए ना? यहां से भागने वाले कैदी भी ऐसे ही चौंक गए थे जब उन पर अचानक तीरों की वर्षा शुरू हो गई थी। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कुछ सैनिक गुप्त वेश में पत्थरों के पीछे छिपे हुए हैं। चंद्रगुप्त अब ध्यान से पहाड़ों की ओर देखने लगा। वहां एक निश्चित दूरी पर 5 छोटे छोटे गड्ढे बने थे, जिन्हें की बड़ी सफाई से पत्थरों से ढका हुआ था। उन गड्ढों में सामने की तरफ खिड़की नुमा कुछ खुली जगह थी, ताकि वहां से तीर बरसाए जा सके। वहां सैनिक नहीं दिख रहे थे, बल्कि ध्यान से देखने पर तीर का बाहर निकला हुआ नुकीला हिस्सा दिख रहा था। तभी मन्नादेव चंद्रगुप्त की तरफ देखकर बोला, अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो, शांत बैठो। चंद्रगुप्त ने उन्हें देखा।
मन्ना देव के चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था। वो उनके भय को समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि यहां से भागने का यही एक रास्ता भी है। चंद्रगुप्त मन ही मन सोचता हुआ बोला, सैनिकों की नजरों से बच पाना तो मुश्किल है। हमें अब खुद सबकी नजरों को धोखा देना होगा। अब यही अंतिम उपाय है। यह सोच वो फिर से अपनी योजना बनाने लगा। उसकी बुद्धि तेजी से दौड़ रही थी। थोड़ी देर में उसने उन लोहे के डब्बों को ही अपना हथियार बनाने का सोच लिया था। एक नई उम्मीद के चलते उसके शरीर में फुर्ती आ गई थी। अब वो पत्थरों के टुकड़े उठा उन्हें डब्बे में डालने लगा। वहां पत्थरों को ले जाने के लिए बोरी भी रखी हुई थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा समय चाहता था। डब्बे में पत्थर के टुकड़ों को डालते समय वो डब्बे को जंजीरों से बांधने वाली कड़ी को ढीला करता जाता। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने उस कड़ी को काफी ढीला कर दिया था। अब वो वापस आकर डब्बों के खींचने का इंतजार करने लगा और मन ही मन खुश होते हुए बोला, जैसे ही डब्बा जंजीर से अलग होकर नीचे गिरेगा, उसके झटके से सभी सैनिक भी दूसरी तरफ के गड्ढे में गिर जाएंगे। इन लोगों का उपाय तो हो गया, अब तीरंदाजों का उपाय करना होगा। वो उनके लिए भी उपाय सोचने लगा। कुछ देर बाद जब सैनिकों ने एक साथ उस लोहे के डब्बे को ऊपर खींचना प्रारंभ किया, उसी समय चंद्रगुप्त ने जानबूझकर एक पत्थर के टुकड़े से एक कैदी को मारा। वो कैदी क्रोध से तिलमिला उठा। उसे लगा जैसे उसके पीछे वाले कैदी ने उसे पत्थर मारा है। उसने गुस्से में पीछे खड़े कैदी को पत्थर मारा। इस एक वाक्य को बिगड़ते देर नहीं लगी और कुछ ही समय में सभी कैदी एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। कुछ ही पलों में वो गड्ढा अब जंग का मैदान बन चुका था। सब कैदी आपस में मिलकर लड़ने लगे थे। वहां पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई थी। किसी के सर में चोट लग रही थी तो किसी के चेहरे पर। ऊंची जगह पर खड़े सैनिक तो लोहे के डब्बे खींचने में व्यस्त हो गए थे। मौका पाकर चंद्रगुप्त ने निशाना लगाकर कुछ पत्थर गड्ढे की आड़ में बैठे तीरंदाजों की तरफ फेंके। एक दो निशाने चूके, लेकिन बाकी के निशाने सटीक बैठ गए। इतनी हलचल होने के चलते तीरंदाजों को समझ ही नहीं आया कि उन पर पत्थर कौन चला रहा है। यही मौका चंद्रगुप्त के लिए सबसे उपयुक्त था। वो तुरंत मन्ना देव के पास आया और चाबी से उनके पैरों की बेड़ियां खोल दी। मन्ना देव आश्चर्य से बोला, चंद्र क्या कर रहे हो तुम? उनकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। चंद्रगुप्त उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। अभी कुछ सैनिक कैदियों को देखने में व्यस्त है और कुछ पत्थर से भरे डब्बे को खींचने में, इसलिए अभी हमें कोई नहीं देख रहा है। तब तक हमें यहां से दूर निकल जाना होगा। चंद्रगुप्त का विश्वास देख मन्ना देव भी उसके पीछे तेजी से भागा। उसे भागते हुए कुछ कैदियों ने देख लिया था और वो भी उनके पीछे पीछे वहां से भागे। तीरंदाज सैनिकों की नजर जब वहां से भागते कैदियों पर पड़ी तो वो तीरों की वर्षा करने लगे। कुछ कैदी वहीं ढेर हो गए, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त, मन्ना देव और कुछ बचे हुए कैदी एक ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे। अब वो उन तीरंदाज सैनिकों के तीर के निशाने से दूर थे। वो सभी तुरंत झील के किनारे की तरफ दौड़े। वे लोग वहां से झील में कूदते उससे पहले ही मगध के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रगुप्त की योजना गलत साबित हो गई थी, क्योंकि लोहे का डिब्बा गिरने के बजाय सही सलामत ऊपर खींच लिया गया था। डब्बे के ऊपर पहुंचते ही वो सभी सैनिक तुरंत डब्बे को छोड़ कैदियों के पीछे भागे और झील तक पहुंचने से पहले ही उन लोगों को घेर लिया था। अब उनके पकड़े जाने और चंद्रगुप्त द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पता लगने पर चंद्रगुप्त के लिए एक ही दंड तय था, और वो था मृत्युदंड। क्या चंद्रगुप्त और मन्ना देव बच पाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे? क्या आचार्य चाणक्य की गांधार के गुप्तचर को भ्रमित करने की योजना सफल हो पाएगी? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।